नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे करनाल से, जहां का एक युवक रूस में फंसा है। स्टडी वीजा पर यह युवक रूस गया था। अनुज नाम का ये युवक है जो एजेंट के बहकावे में आकर सेना में भर्ती हो गया रूस की। 32 लाख रुपए के लालच के जाल में अनुज फंस गया, जिसके बाद 13 अक्टूबर के बाद से उसका परिवार के साथ संपर्क नहीं हुआ है। रूस में अनुज और कई युवा अभी भी मिसिंग है। परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहा है, किसी तरह संपर्क हो जाए बेटे से। तो करनाल का युवक रूस में फंसा है, स्टडी वीजा पर गया था, एजेंट के बहकावे में आकर रूसी सेना में भर्ती हुआ। पैसों के लालच के जाल में फंसा अनुज और अब उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। 13 अक्टूबर के बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ है और परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। भाई गया था 21 मई को 2025 को यहाँ से रसिया के लिए स्टडी लैंग्वेज कोर्स के लिए। तो उसके बाद वहाँ पे एजेंट आते हैं, उसको बहला फुसलाकर आर्मी में ज्वाइन करा देते हैं। उसके बाद सर हमारी कोई उससे बात नहीं हुई है। 13 अक्टूबर को लास्ट कॉल हुई थी, उससे बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो जब बात हुई थी तो उसने वहाँ की क्या सिचुएशन बताई थी? सिचुएशन सर ये बताई थी कि भाई हमें निकलवाने की कोशिश कर लो यहाँ से, आगे जो हमें रेड जोन पे भेजेंगे वहाँ पे कोई भी बचता नहीं है जी। तो कुछ बच्चे वापस भी आए हैं, कुछ की डेथ भी हो गई है। हाँ जी। क्या कुछ उसने बताया? अर्जुन है ना? हाँ, अनुज क्या कुछ बताया? वो बता रहा था कि भाई यहाँ पे ना डेड बॉडी बहुत पड़ी है, किसी की पहचान में भी नहीं आती कितनी डेड बॉडी पड़ी है। बाकी हमारे इंडिया की भी है और देश कंट्री की भी है, भारत देश की। और अब जिक्र करेंगे जींद का, जहां एवीटी स्टाफ जींद ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत यह कार्रवाई की गई और उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसने 25 लाख रुपए में हत्या की साजिश रची थी। जगतार ने विक्रम की गाड़ी से टक्कर मारकर उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 2 दिन का रिमांड लिया गया है। आरोपी ने जीपीएस लगाकर विक्रम की लोकेशन ट्रैक की थी और फिर गाड़ी से टक्कर मारकर उसे मारने की कोशिश की थी। 25 लाख रुपए में यह साजिश रची गई थी और हत्या के मुख्य आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। हरियाणा खेल मॉडल वैश्विक नेतृत्व का आधार बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा इस दौरान। और उन्होंने कहा कि भारत के खेल क्षेत्र का रोड मैप तय करेगी ये जो कॉन्फ्रेंस है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल क्षेत्र की भूमिका इस लक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा ने पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ का निवेश किया है। इस वित्त वर्ष में खेल बजट में 589 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में 3 स्टेट, 21 जिला और 245 ग्रामीण स्टेडियम भी विकसित किए गए हैं। सोनीपत पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने राई स्थित हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वो पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में सीएम सैनी ने खेल नीति की चर्चा की और कहा खेल और खिलाड़ियों पर ध्यान सरकार दे रही है। 2047 तक विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका रहेगी। हरियाणा के खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का प्रभाव पड़ेगा। खेल क्षेत्र का रोड मैप तय कर लिया गया है। साथियों, सरकार की ओर से आपको हर संभव सहायता देने का काम निरंतर हमारी सरकार करेगी। साथियों, आज खेल केवल खिलाड़ियों का विषय नहीं है, यह एक विशाल रोजगार क्षेत्र भी बन चुका है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमें खेलों में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अन्य कई क्षेत्रों को भी डेवलप करने की आज आवश्यकता है। साथियों, इस क्षेत्र में जहां अवसर हैं वहां चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमें इन्हें स्वीकार कर समाधान की दिशा में गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। महानगरों की तुलना में आज अगर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का आज ग्रामीण क्षेत्र में अभाव है, कम है। कई युवा आर्थिक कारणों से खेल को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। अभी भी ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक तरीकों से प्रशिक्षण वो होता है। साथियों, इन चुनौतियों को
अवसरों में बदलना ही भारतीयकरण की सबसे महत्वपूर्ण इसमें सफलता होगी। इसको हमें आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि इस समय प्रदेश में 1489 हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल नर्सरियां चल रही हैं। इनमें से 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं आज आप सबको इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और साथ अंबाला की बेटी अंजलि ने इंटरनेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। बेहद साधारण परिवार से आने वाली अंजलि के पिता चाय की दुकान पर काम करते हैं, लेकिन आर्थिक हालात कभी उसकी लगन के रास्ते में नहीं आए। यूपी के अलीगढ़ कैंप में 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद अंजलि का चयन हुआ और फिर थाईलैंड में आयोजित टूर्नामेंट में उसने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में टीम उज्बेकिस्तान से हार गई, लेकिन अंजलि का हौसला बुलंद है। अंजलि और उसके परिवार ने आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। सर, हमारा पहले यूपी में कैंप लगा था, अलीगढ़ में 1 महीने का हमारा कैंप लगा था। उसमें हमारी प्रैक्टिस होती थी और उसमें से हमारी सिलेक्शन हुई थी दोबारा से। तो मेरी सिलेक्शन हुई थी। फिर हम यहाँ से थाईलैंड गए थे सर, और उसमें 9 टीमें आई थी, जिसमें से हमने सारे टीमों को हराया। फिर हमारा फाइनल हमारे उज्बेकिस्तान के साथ हुआ। मतलब अच्छी खासी टीम थी उनकी भी, पर हमारे को बस 5-6 लीड से हम हारे थे। कितनी टीम थी सर? हांगकांग और चीनी ताइपाई और तुर्कमेनिस्तान और भी टीम थी जिनको लास्ट मुकाबला किससे था? उज्बेकिस्तान के साथ था। कैथल की NILLM यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर का माहौल अचानक जंग का मैदान बन गया। 2 छात्र गुटों के बीच अचानक झगड़ा हुआ जो गोलियों तक जा पहुंचा। लाठी डंडों से हमला, टूटती स्कॉर्पियो और बीच में घायल छात्र। पूरा कैंपस दहशत में आ गया। सवाल यह है कि पढ़ाई के माहौल में हथियार कहां से आ रहे हैं? दोपहर के करीब 1 बजे सूरज तेज था, लेकिन अचानक माहौल ठंडा पड़ गया, क्योंकि कांच टूटने की आवाज, भागते कदमों की धड़कन और गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये कोई गैंग वॉर वाली जगह नहीं थी, ना ही शहर का कोई कुख्यात इलाका। ये था NILLM यूनिवर्सिटी कैथल का कैंपस, जहां पढ़ाई के नाम पर आए युवा कुछ ही मिनटों में हथियार बंद टोलियों में बदल गए। सब शुरू हुआ 2 गुटों की कहासुनी से। वीडियो में काली स्कॉर्पियो में सवार एक गुट के युवकों पर दूसरे गुट के युवक रोड से हमला करते नजर आ रहे। वार इतनी तेजी से कि स्कॉर्पियो के शीशे चटक गए। गाड़ी में सवार युवक भागने की कोशिश करते रहे और हमलावर हमला। इसी अफरा तफरी में 3 गोलियां चली, चीखें गूंजी और इन्हीं में से एक गोली पास खड़े प्रत्यक्षदर्शी छात्र के पैर में उतर गई। ये जी लगभग 12 बजे के टिकट की बात है जी। तो स्कॉर्पियो थी जी काला रंग की, और उसमें 8-9 जने थे जी। तो उनका कोई मैटर हो गया भीतर छिट्टा गिला यूनिवर्सिटी के अंदर में नशा कर रहे थे जी। कोई लगते शराब कर रहे थे, तो उनके रोड़े हुए उन्होंने गाड़ी मार की छिट्टा की कोशिश करी, खड़ मारने। पीछे बची सिर्फ टूटी स्कॉर्पियो, अंदर बिखरे कांच के टुकड़े, सीट के पास पड़ी ईंट और सड़क पर गिरी लोहे की रोड़े। जैसे किसी ने पढ़ाई वाले शहर में अचानक अपराध का स्टेज सेट कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और आउटसाइडर्स के बीच था, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। मौके पर किसी को काबू किया गया? नहीं, अभी तक किसी को काबू नहीं किया। लाठियां वगैरह भी बरामद हुई? नहीं, हमने अभी तक किसी को से कोई लाठी बरामद नहीं की। कौन सी टीमें जांच कर रही है? ये हमारी कई टीमें जांच कर रही है। मौके पर पुलिस, फोरेंसिक टीम सभी पहुंचे और शिकायत के आधार पर 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन बड़े सवाल वही है, क्या यूनिवर्सिटी अब मैदान जंग बन चुकी है? क्यों छात्र पढ़ाई छोड़कर हथियार उठा रहे हैं? कैंपस में सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी? और सबसे बड़ा सवाल, आज एक को गोली लगी, कल किसी की जान भी जा सकती है।
कैथल से विजेंद्र पुरी की रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां एनआईए की टीम ने सियाबाद में रेड की। अवैध हथियार नेटवर्क पर यह छापेमारी हुई। गन हाउस मालिक विजय कालड़ा और बेटा यश एनआईए की टीम ने हिरासत में लिए। घर और दफ्तर से भारी मात्रा में असला बरामद हुआ। टीम ने सुबह 5 बजे से तलाशी शुरू की थी और करीब 17 घंटे की जांच के बाद दोनों पिता पुत्र को पटना ले जाया गया। वहीं बड़ा बेटा लक्ष्य कालड़ा कार्रवाई से पहले ही फरार हो गया था। हरियाणा से बिहार तक 22 जगहों पर एनआईए की ये रेड थी। तस्करी नेटवर्क के आतंकी कनेक्शन की एनआईए जांच कर रही है। हत्याएं एकादशी वाले दिन होना शक को गहरा कर रहा है। मृतक जिया के ताऊ सुरेंद्र का आरोप है कि पूनम ने पहले भी 2 बच्चों की जान ली और तरीका हर बार एक जैसा था। सुरेंद्र का कहना है कि अगर वक्त पर पुलिस केस होता तो शायद ये सिलसिला रुक जाता। इधर पूनम की मां सुनीता ने माना कि बेटी शादी के बाद बदली और ससुराल वाले उसे तांत्रिक के पास ले जाते थे। अब परिवार मांग कर रहा है कि इस खूनी चक्र को खत्म करने के लिए पूनम को सख्त सजा दी जाए। जैसे कि हमने जी न्यूज़ में देखा, कॉन्फ्रेंस की थी डीएसपी साहब ने, उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने पहले उसमें स्टेटमेंट में बताया कि मतलब शंका के तौर पे हमने इसको उठाया है। इसने वहाँ पे ऐसे नूरथा गांव में एक हादसा इसने कर दिया। तो जी जैसे मेरे रिलेटिव भी वहाँ पे है, उन्होंने भी मेरे को बताया। उसके बाद जैसे कि क्या नाम है डीएसपी इसने एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने खुलासा किया कि इन्होंने कबूल किया कि मैं 4 मर्डर कर चुकी हूँ, ये वाला भी किया। तो जी उसी के बाद हमें पता लगा। कब किया था आपकी बच्ची का जन्म? कितने साल की थी? 9 साल की गुड़िया थी जी और 19 अगस्त को किया था जी। 18 अगस्त को जी हमारे पास सोई थी, बिटिया के पास सोई थी और 19 अगस्त को सुबह मृत पाया गया था जी बेटी को हमारे को। किस तरह का माहौल इसने बनाया कि वो गुड़िया के साथ कैसे किया था इन्होंने? कैसे? पानी के टैंक है, एक पानी की टंकी है जी, जिसमें हम भैंसों को पानी पिलाते हैं। इसी के मकान में पीछे जो आप देख रहे हो, इसी का मकान है जी, गायों भैंसों का। और ये भाई का मकान भी साथ में ही है। तो इसने पीछे छत से ला के सीढ़ी से और इस टंकी में डुबो के उसको मारा था। तो सुबह कैसे मिली थी? किस हालत में? किसने देखा था? सुबह कैसे पता चला कि बच्ची की डेथ हो गई पानी में? बस ये ढूंढ रहे थे जी, सुबह जैसे लड़की को नहीं पाया, ढूंढते समय क्या नाम है 5 बजे जैसे ही उठे पूरे परिवार वाले। ढूंढने के बाद टंकी में जैसे घर का ताला लगा हुआ था, बाहर जाने की कोई उम्मीद थी नहीं। अगर बच्चा कहीं बाहर नहीं निकला, घर से गायब हो गया। ढूंढते हुए छत पे गए और छत से जैसे देखा तो टंकी में दिखाई दी, तो पता हमें लगा कि उस टाइम टंकी में पानी भी कम था। तो आपको शक नहीं हो उस टाइम पे किसी पे कि भी इसकी मर्डर किया जा सकता है? शंका हुई थी जी, पानी कम था, कोई बाहर का आदमी घर में नहीं था मौजूद और बाहर से आने का कोई रास्ता भी नहीं था। घर के गेट का जो ताला लगा हुआ था, जो फ्रंट गेट है, बाहर से कोई उम्मीद नहीं थी कोई आ सकता है। और यही जो मेरे मकान में जो सोई हुई थी, तो जी और किसी पे मतलब बनता ही नहीं कि मैं किसी पे शंका जाहिर करूँ, तो मैंने इसी पे इल्ज़ाम लगाया था जी, इसी ने किया है। गुरुग्राम में बीजेपी पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और यह मामला पार्षद की बेटी ने ही दर्ज करवाया है। दरअसल मां और पिता के खिलाफ बेटी ने शिकायत दी है। शिकायत में कहा है कि उसे घर में जबरन कैद किया जाता है, ये आरोप लगाए गए हैं। 4 दिसंबर को बेटी की शादी थी। बेटी शादी का विरोध कर रही थी, जिसके बाद बेटी ने पुलिस को ऑनलाइन शिकायत दी। पुलिस ने घर से युवती को रेस्क्यू करवाया है। दरअसल बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि बेटी की लव मैरिज के खिलाफ परिवार था और दूसरी जगह उसकी शादी करना चाहता था। जब बेटी ने इसके लिए इनकार किया तो उन्होंने उसे घर में ही बंधक बना दिया और इसी के चलते बेटी ने शिकायत दर्ज करवाई। पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 9 के एरिया में एक युवती को घर में जबरदस्ती रखा गया है। पुलिस के द्वारा जाकर के घर से युवती को रेस्क्यू किया गया था। लेटर ऑन उसके द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई है और उन्होंने अपने कंप्लेंट में बताया है कि उसके पेरेंट्स के द्वारा, बेसिकली उसके मदर और फादर के द्वारा जबरदस्ती उसकी शादी की जा रही थी, जो कि वो नहीं करना चाह रही थी और इसीलिए उसको घर में जबरदस्ती रखा गया था। पुलिस के द्वारा उसकी कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है
और युवती को रेस्क्यू करके और सेफ हाउस में रखा गया है। पुलिस के द्वारा उसकी कोर्ट में स्टेटमेंट कराई जाएगी और मामले में जो भी फर्दर एक्शन बनेगा वो पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। अभी जो युवती ने जो कंप्लेंट दी है वो उसके मदर और फादर के अगेंस्ट दी है और जैसे ही एक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा लेटर ऑन उनके प्रोफाइल के बारे में पता किया जाएगा कि ये क्या ये काम करते हैं या क्या किस विभाग से संबंधित है। पुलिस के द्वारा फिलहाल शिकायत में युवती ने क्या बताया है और कब उसकी शादी होने वाली है? युवती द्वारा बताया गया है कि वो जिस व्यक्ति से उसके मदर और उसके फादर के द्वारा इसकी शादी तय की गई थी उससे वो विवाह नहीं करना चाह रही थी और जबरदस्ती उसके परिवार के द्वारा इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इस शादी के लिए, जो शादी नहीं करना चाह रही थी और इसीलिए इसने इस शादी को मना करते पुलिस को कंप्लेंट फाइल की और पुलिस के द्वारा उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर कर ली। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।